हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए किया था एंड डीएनए स्ट्रक्चर किया था. नाउ इन दिस वीडियो आई विल जस्ट डू और वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बिकॉज इट इज इन अ सिलेबस. नाउ आरएनए, द फुल फॉर्म ऑफ द आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक acid. Ribonucleic acid, as the name indicate, again RNA is also a nucleic acid beta. So it is also made up of 3 component. ये भी 3 component के बने हैं. सबसे फर्स्ट इज द पेंटोज शुगर. अब यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है बेटा, वो पेंटोज शुगर भी यानी 5 कार्बन है. फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5. और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेते हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेन रिंग फॉर्म लेते हैं तो रिंग फॉर्म में हमारी ये आएगा. ये 1 2 3 4 5 आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा. यहाँ पे CH2OH, यहाँ HOH, HOH, HOH और H, यानी एट द थर्ड कार्बन एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट. जबकि डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे OH की जगह H प्रेजेंट था. यहाँ पे थर्ड पर OH है, यहाँ पे एन एडिशनल सेकेंड पर एक और OH प्रेजेंट है. जबकि डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे OH की जगह क्या प्रेजेंट था बेटा? H प्रेजेंट था. तो दिस इज द पेंटोज शुगर. सेकेंड इज द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज सिमिलर टू द DNA. एंड थर्ड इज द नाइट्रोजनस बेसिस. Nitrogenous basis is also similar to the DNA, that is the purine and pyrimidines. You know, purines are of 2 type. कौन कौन से बेटा? One is adenine and second is the guanine. While pyrimidines are also of 2 type. One is the cytosine and here is the main difference. यहाँ पे instead of thymine it is uracil. एक्चुअली बेटा हम अगर थाइमिन की बात करें जो किस में प्रेजेंट होता है, थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में. तो थाइमिन इज एक्चुअली अ 5 मिथाइल यूरासिल. कि थाइमिन भी एक तरह से क्या है बेटा? 5 मिथाइल यूरासिल है. मतलब जो यूरासिल मॉलिक्यूल है उसमें 5th कार्बन पर क्या अटैच है बेटा? मिथाइल ग्रुप अटैच है. अदरवाइज थाइमिन इज हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर. रिंग बिल्कुल सेम यूरासिल जैसा ही होता है, बस 5th कार्बन पर यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट होता है. तो खैर आरएनए में पायरिमिडीन में यूरासिल होता है जहाँ पे भी अगर थाइमिन होने की जगह, यानी इंस्टीड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट. ये तो फर्स्ट डिफरेंस था. सेकेंड डिफरेंस जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में आता है फ्रॉम द डीएनए, दैट इज इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड. ये कैसी होती है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है. सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द 5 एंड एंड्स एट द 3 एंड. यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल चेन प्रेजेंट नहीं होते. सेकेंड थिंग, इसकी जो ये स्टैक है, ये स्ट्रैंड है, दैट इज मेड अप ऑफ वही सेम ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट. तो मैं सिंपली अगर बनाती हूँ एक यहाँ पे CH2 और ये मैंने बना दिया P, और यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे CH2, ये P और ये P इससे भी अटैच है, यानी थर्ड कार्बन पर भी अटैच है. और फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच है. इट कैन बी द नाइट्रोजनस बेस, आइदर इट कैन बी प्यूरिन और द पायरिमिडीन. तो सपोज आई एम एडिंग हेयर एडेनिन और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ यूरासिल. तो इस तरह से, एंड दिस OH इज फ्री. तो दिस एंड इज कॉल्ड एज 3 एंड जहाँ पे OH फ्री होता है, एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज 5 एंड जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ आरएनए. नाउ आरएनए जो है बेटा, यही डिफरेंस होता है, एंड दैट्स व्हाई आरएनए इज मोर अनस्टेबल एज कंपैरिजन टू डीएनए. तो सिंपली ये पूछा जाता है कि व्हाई डीएनए इज स्टेबल. दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन तो क्या आ सकता है बेटा
कि वाई डीएनए इज स्टेबल देन द आरएनए, या फिर क्या हो सकता है दूसरा क्वेश्चन कि वाई आरएनए इज अ स्टेबल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब सिंपली चीज अगर हम लोग देखें कि किस तरह से स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, आगे फर्दर आएगा बेटा कि वाई डीएनए इज कंसिडर एज अ जेनेटिक मटीरियल नॉट द आरएनए। तो एट दैट टाइम ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो सिंपली अब इसमें अनस्टेबिलिटी क्या रीज़न है या डीएनए क्यों स्टेबल है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंट्रल डॉग्मा। किस टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा हम लोग, सेंट्रल डॉग्मा। नाउ सेंट्रल डॉग्मा हु प्रपोज इट, तो फ्रांसिस क्रिक, वही बेटा जिन्होंने वॉटसन एंड क्रिक की जोड़ी में जो फ्रांसिस क्रिक थे, दे एक्सप्लेन दैट हाउ द डीएनए पासेस इट इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास करते हैं, एंड सेकेंड मोर थिंग हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज फिनोटिपिकली अपीयर्ड, कि ये इंफॉर्मेशन फिनोटिपिकली अपीयर्ड कैसे हो जाती है, इंफॉर्मेशन पास होती है लेकिन अपीयर्ड कैसे हो जाती है। तो सिंपली उन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है वो बेटा अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, तो डीएनए से वापस डीएनए की कॉपी बनती है, एंड डीएनए से डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। अब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनी, सेल डिवीजन हुआ, जो आपने 11th क्लास में स्टडी करी थी बेटा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हुआ, क्रोमेटिन जो क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होके दे मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो सेम थिंग डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन। उसके बाद डीएनए के अंदर से बनता है बेटा आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनना, और स्पेशली कौन सा आरएनए बेटा, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनना इज कॉल्ड एज transcription. What it is called as transcription. So the synthesis of mRNA from DNA is called as transcription. RNA से बेटा फिर synthesize होता है प्रोटीन। तो from RNA to protein formation it is called as translation. And protein भी कैन एक्ट एज अ एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम करती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बना सकती है, हार्मोन बना सकती है, और उन्हीं की वजह से डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। तो फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉग्मा। फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया बेटा, सेंट्रल डॉग्मा। किसके लिए, फॉर जेनेटिक implication, कि how simply the DNA has passes the information. तो DNA has passes the information to from DNA to mRNA and from mRNA to protein. This is called as central dogma. Okay, and this central dogma applies on all those organisms whose genetic material is DNA. वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटीरियल DNA होता है वो उनके ऊपर सेंट्रल डॉग्मा इम्प्लाई होता है। अब बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इफ द जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए, व्हाट इफ द जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए। क्या हो कि जेनेटिक मटीरियल अगर आरएनए हो जाता है तो बेटा, अब आप कहोगे मैम जेनेटिक मटीरियल आरएनए किसका होता है, तो सर्टेन वायरसेस, कुछ वायरस होते हैं बेटा जिसमें हमारा HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है, दैट इज ऑल्सो अ वायरस विच हुज जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए। तो जिनका आरएनए जेनेटिक मटीरियल होता है, तो हाउ दे पासेस द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग बेटा,
डीएनए से डीएनए की कॉपिंग हो सकती है, यानी डीएनए से नया डीएनए बनता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोला बच्चे मैंने कि डीएनए से वापस डीएनए की कॉपी होती है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन। लेकिन बेटा आरएनए से आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है, आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता। तो अब अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो बेटा कॉपिंग कैसे होगी, क्योंकि कॉपिंग तो सेल डिवीज़न होने के लिए उसका रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आरएनए का रेप्लिकेशन हो नहीं सकता तो क्या प्रोसेस होगा, तो देन दीज ऑर्गेनिज्म आर फॉलोइंग अ लिटिल बिट डिफरेंट पाथवे। ये ऑर्गेनिज्म जो जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो एक डिफरेंट पाथवे लेते हैं। तो सिंपली वो क्या करते हैं बेटा, पहले वो आरएनए से बनाते हैं बेटा डीएनए। अब आप कहोगे कि मैम आरएनए से डीएनए कैसे बन सकता है, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है। तो बेटा एक डिफरेंट प्रोसेस होता है एंड फॉर दैट दे हैव अ डिफरेंट एंजाइम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या प्रोसेस कहलाता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन इधर से इस डायरेक्शन में हो रही है, अगर ये आरएनए से इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, रिवर्स हो गई। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना। और इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम लगता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहलाता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, a special enzyme which is responsible for converting the RNA into DNA। यानी RNA से क्या बन जाता है बेटा, DNA। अब once the DNA is formed, अब एक बार जब DNA बन गया बेटा then तो there is no problem। अब जो DNA बना, यानी मैं फिर वापस यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, RNA से DNA, प्रोसेस का क्या नाम हुआ बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इस डीएनए से क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए। प्रोसेस का नाम क्या चलेगा, वही सिंपली ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जो ये एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन। और इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा बेटा, इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे बेटा आरएनए से पहले उल्टी डायरेक्शन में गए, डीएनए बना और डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। सो एज इट इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, so central dogma, instead of central dogma we will say it is a reverse dogma। तो और इस तरह के वायरस जिनमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उनको कहा जाता है रेट्रो वायरस। क्या कहा जाता है बेटा, रेट्रो वायरस। एंड द रेट्रो वायरस आर शोइंग रिवर्स डॉगमा। और नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो क्या शो करते हैं बेटा, वो शो करते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो ये तो हो गया कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज पासिस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स डॉगमा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। अब हम लोग साइमल्टेनियसली नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब बेटा ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग इफ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो एज आई टोल्ड यू इन द ह्यूमन बीइंग अ डिप्लॉयड सेल
contain 6.6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। यानी ह्यूमन बीइंग में जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स में अगर हम नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का नंबर देखें तो 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स हैं बेटा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो मैंने ये कहा था कि द सक्सेसिव बेस पेयर्स आर 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। कितना अपार्ट है बेटा? 0.34 नैनोमीटर अपार्ट है। और मैंने आपको बताया था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग के जो ये इतने बेस पेयर्स हैं उनकी लेंथ निकालना चाहें, टोटल लेंथ कि कितना लंबा डीएनए होगा हमारी हर सेल के अंदर, तो लेंथ ऑफ द डीएनए कैन बी कैलकुलेटेड। Length of DNA can be calculated by the formula, that is length of DNA is equals to number of base pair into the distance between successive base pair। Number of base pair into distance between successive base pair, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? फॉर्मूला हो जाता है। ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लेना है इस फॉर्मूले को। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इन द क्लाउड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क के या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है बेटा। अब सिंपली लेंथ ऑफ द डीएनए इफ यू हैव टू डिराइव इट, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो डीएनए लेंथ निकालने के लिए अब आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है बेटा, हम लोग ह्यूमन बीइंग में निकालेंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने दे रखे हैं? 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, लिख लेते हैं 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेस पेयर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। तो दिस इज 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो बेटा इट विल कम 10 रेज टू पावर -9। ये -9 है, ये +9 है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बच गए क्या हमारे पास? 6.6 इंटू 0.34। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कम अराउंड 2.2 मीटर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इन ईच सेल विच इज माइक्रोस्कोपिक, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक है उस सेल में भी डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर है। अब सिंपली एक क्वेश्चन बेटा हमारे दे रखा है दैट यू हैव टू डू कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई whose DNA is 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बेस पेयर्स से। तो अब आपके पास ये जब फॉर्मूला है तो आप सिंपली इसको कर लोगे बेटा। ये दिस यू हैव टू डू इट, है ना, वही वाली चीज़ है ना, जैसे हम क्लास में कहते हैं कि सिंपल विल डन बाय द मैम एंड डिफिकल्ट मैम इज गिविंग टू अस। तो अगेन आई एम अ लिटिल बिट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट आई विल गिव यू अ हिंट। नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं बेटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए जब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इक्वल्स टू के इस तरफ आता है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर। ओके, तो सक्सेसिव बेस पेयर का डिस्टेंस हरदम कितना ही रहेगा बेटा? 0.34 ही नैनोमीटर रहेगा। लेंथ ऑफ द डीएनए आपको दे रखा है 1.36, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना ये मिलीमीटर में है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। तो देन यू कैन कैलकुलेट द लेंथ नंबर ऑफ द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ई कोलाई। ओके, this is your homework, you have to do it, and after watching this video you have to send me the answer of
this question. Okay, then only I will come to know कि whether you have seen the whole video or not. Okay बच्चे, now we are coming on to the next, that is the packaging of the DNA helix, कि भाई हमको कैसे इसकी पैकेजिंग करनी है. अब जब इतने लंबे लेंथ का डीएनए होता है तो हाउ इट हैज़ टू बी अकोमोडेट इन द न्यूक्लियस. पहली बात तो सेल ही माइक्रोस्कोपिक है. उस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर एक और फर्दर उससे भी स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए और जिसकी लेंथ है 2.2 मीटर. तो हाउ दिस लॉन्ग लेंथ अकोमोडेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. तो एक्चुअली डीएनए जो है बेटा वो पैक होता है. अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए किस तरह से होता है, तो सिंपली पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए 2 थिंग्स आर नेसेसरी. वन इज द हिस्टोन प्रोटीन एंड सेकेंड इज द फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन एंड सेकेंड इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. ठीक है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन हो गया बेटा और दूसरी क्या हो गई, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. इसको हम कह देते हैं NHC और ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया. इसके अलावा डीएनए तो है ही. तो पहले हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन की. तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बेटा, दे आर एज यू नो दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. पहली चीज, डीएनए कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, सेकेंड थिंग, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होने चाहिए बेटा, जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो भी नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कैसे होने चाहिए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए. अच्छा, सेकेंड थिंग बेटा कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये अपने ऊपर जो चार्ज लाता है, जो इसके ऊपर चार्ज आता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है. तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है बेटा कि हाउ द हिस्टोन प्रोटीन बाइंड विद द डीएनए. तो आपको लेना पड़ेगा डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज. सेकेंड क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चन में आता है बेटा वो ये अराइज होता है कि हाउ हिस्टोन प्रोटीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, हाउ हिस्टोन प्रोटीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आए बेटा. ठीक है, तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज आते हैं ड्यू टू द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के साइड चेन की वजह से. अब कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसकी साइड चेन में पॉजिटिवली चार्ज है. और दूसरा चीज बेटा डीएनए न्यूक्लिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर. तो कुछ प्रोटीन जो यानी हिस्टोन प्रोटीन है उसमें कुछ अमीनो एसिड होते हैं दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये दो बेटा आप लोगों को बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है. लाइसिन एंड आर्जिनिन. लाइसिन और आर्जिनिन है, दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड. पहली चीज तो बेसिक अमीनो एसिड है बेटा, और बोथ ऑफ देम बोथ कैरी कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज. दोनों के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इन देयर साइड चेन, एंड हेंस द हिस्टोन प्रोटीन
get combined with the negatively charged DNA molecule. Now we come on to the next thing कि चलो ठीक है हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन देयर आर 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. अब ये 4 टाइप के कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन हो गए बेटा? तो वन इज द H2A, H2B, H3 और H4. ये 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हो गए बेटा. ईच हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन पेयर, यानी हर हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोन टोटल हिस्टोन के कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6 और 8. तो दैट इज टोटल 8 है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन. हिस्टोन के टोटल कितने हो गए बेटा? ऑक्टामर हो गए. ये ऑक्टामर हाउ दे आर अरेंज? दिस इज 1, 2, 3, 4, इसके पीछे 5, 6, 7 और 8. तो ये अल्टीमेटली अ कंप्लीट ऑक्टामर इज फॉर्म्ड. तो दिस इज हाउ द ऑक्टामर इज फॉर्म्ड. और जब ये ऑक्टामर बनता है तो दिस इज कॉल्ड एज कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल. क्या कहलाएगा बेटा? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल. अब ये आता है बेटा कि दिस इज हाउ द कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. नाउ वी विल कम ऑन टू दैट कि हाउ दिस wrapping has been done.